नमस्कार। आज हम यूरोलॉजी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण लेकिन कम समझी जाने वाली बीमारी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस आईसी के बारे में जानने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत तिवारी, जो कि एक अनुभवी यूरोलॉजिस्ट हैं और इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के निदान और इलाज में विशेष दक्षता रखते हैं। आज हम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, जो कि एक पेशाब की थैली की एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग बहुत सालों तक सफ़र करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन या उसका निदान नहीं हो पाता। और डिफरेंट डिफरेंट लोग को दिखा के मल्टीपल बहुत बार एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक से कुछ समय रिलीफ मिलता है, फिर से प्रॉब्लम हो जाती है, जड़ खत्म नहीं होती है। तो पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम एक क्रॉनिक बीमारी है, इससे जान खत्म नहीं होता, लेकिन आपको बहुत डिस्टर्ब कर लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है। तो यूरिनरी सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन बॉडी में दो किडनी होती है, उसका दो नलियाँ होती हैं किडनी की, जो कि पेशाब की थैली में जुड़ती हैं। ब्लैडर जो होता है वो स्टोरेज का काम करता है, यूरिन को इकट्ठा करता है, और जब यूरिन का एक लेवल इकट्ठा हो जाता है उसके बाद यूरिन को पंप करके बाहर निकाल देता है। ये यूरिन सिस्टम का काम होता है। तो जब नॉर्मल कोर्स में यूरिन ट्रैक्ट में या पेशाब की थैली में या यूरिन की नली में दर्द तभी होता है जब इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी रहती है। नॉर्मल केस में दर्द और जलन या इन्फेक्शन के समय में होता है, अदरवाइज नॉर्मल नहीं होता है। तो जब भी नॉर्मल केस में पेशेंट जब जलन लेके आता है तो हम लोग सिंपल सोचते हैं कि इसको नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, और ये कुछ दवाई यूरिन का टेस्ट कराते हैं, उसमें अगर पस वगैरह आता है तो उसमें एंटीबायोटिक उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब ये नॉर्मल इन्फेक्शन से जो पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम है वो अलग कैसे है? इसमें मुख्य बात है कि जब भी आप यूरिन का टेस्ट कराते हैं इसकी बीमारी में, पेशेंट को लक्षण हो जाते हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और बार बार यूरिन लगना, कंट्रोल ना कर पाना, ये सब लक्षण आते हैं। उसको डिस्कम्फर्ट हमेशा रहना, मतलब हर समय उसको लगता है कुछ है, लेकिन भले यूरिन नहीं होगा लेकिन लगता है कि जाना है। तो ये सब सिम्टम आते हैं, तो इसको हमेशा पहले यूरिन का टेस्ट कराते हैं। यूरिन का टेस्ट अगर नॉर्मल आता है और उसके बाद भी लक्षण रहते हैं तो अपन इस बीमारी के बारे में सोच सकते हैं कि शायद इसको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम है। तो जैसे अपन ने बात की कि इंटरस्टिशियल या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम, इसमें यूजुअली जो पेशेंट को लक्षण होते हैं, प्रेशर, एक हैवीनेस, पेट के नीचे से फील करना, और हर समय बनी रहती है। यूरिन करने से उसको यूरिन को अगर रोक लिया उसको तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और यूरिन अगर कर लेता है तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये सिम्टम उसके आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और कई वर्षों तक रहते हैं। कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं 20-20 साल की, इसलिए कहते हैं 20 साल से प्रॉब्लम है, और कई बार ट्रीटमेंट कराते हैं अल्टीमेटली पेशेंट हार जाता है कि मेरा ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री होती है, लेकिन जो अपन डायग्नोज करते हैं उसमें तब बोलते हैं इस बीमारी के बारे में जब 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर उसको लक्षण होते हैं और किसी भी दवाई ठीक नहीं हो रहे, तो हम उसको बोलते हैं इसको पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम हो सकता है। तो मुख्यतः जो लक्षण होते हैं वो है कि भारीपन रहना, पेट के नीचे से भारीपन रहना, पेन रहना। पेन उसको पेशाब की नली में हो सकता है, बैक में हो सकता है, लोअर डाउन हो सकता है, वजाइना हो सकता है, पेशाब की नली में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक नाभि तक में दर्द हो सकता है या लैट्रिन में दर्द हो सकता है। दर्द कहीं भी हो सकता है, लेकिन बीमारी एक ही रहती है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी प्रॉब्लम होती है। इंटरकोर्स समय भी इसको लगता है कि जब इंजेक्शन होता है या इंटीमेट होती है तब प्रॉब्लम, दर्द बढ़ जाता है। मेल में हो सकता है, फीमेल में हो सकता है। और ओवरऑल लाइफ स्टाइल इसकी बहुत बुरी तरह प्रभावित रहती है। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हर 2 घंटे में उसके यूरिन जाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा तेज लगे तो कंट्रोल नहीं। देखिए इसमें जो इन्फेक्शन से जो अलग बात है, इस बीमारी में आदमी का लीकेज नहीं होता। कितनी भी तेज यूरिन हो पेशेंट होल्ड कर पाता है, इनको लगता है जल्दी जाओ लेकिन होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर लीक हो जाता है तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन तक बीमारी ज़्यादा जाती है। तो इस बीमारी का ओवरऑल जो इफेक्ट रहता है, सोशल पेशेंट की सोशल लाइफ में पड़ता है, वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं बार बार यूरिन लगती है, कंट्रोलिंग प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा किसी काम में जाओ तो पहले वो वॉशरूम चेक करता है कि वॉशरूम ठीक है नहीं, इसके बाद में कुछ काम करो। हमेशा दिमाग में डर रहता है कि कहीं मेरी यूरिन मुझे लगाया मुझे जाना पड़ेगा, हमेशा एक चलता रहता है। तो डिस्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, और उसका आधा जीवन यूरिन में ही गुजरता जाता है। पूरा टाइम उसी में दिमाग रहता है यूरिन जाना, यूरिन जाना। दूसरा उसकी जो इंटीमेट होने वाली प्रॉब्लम है, जो वैवाहिक जीवन, उसमें प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेनफुल बहुत होता है। तो वो भी इसमें, उससे भी जो रिलेशनशिप में डिस्ट्रेस आता है। तीसरा बहुत मुख्य कारण है इसमें कि स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। रात में सो रहे हैं, बीच में दर्द शुरू हो गया, ये यूरिन बार बार लगे तो सो नहीं पा रहे हैं, तो इससे पूरा दिन खराब हो जाता है। ये 3-4 मुख्य कारण है। तो इस बीमारी से आपका मतलब इसमें जान खतरा नहीं है, लेकिन आपका जीवन जीने का तरीका और क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो बुरी तरह प्रभावित करती है। इसलिए इसके इलाज समय से होना आवश्यक है। तो यदि आपको इन सब लक्षणों में से कोई लक्षण है कि पेट में निचले से भारीपन आ रहा है, दर्द हो रहा है, बाबा यूं जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, रात में 3-4 बार उठ रहे हैं, और पर्टिकुलरली कुछ खाना खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, कुछ खाना खाने से इसको रिलीफ मिलता है, ड्यूरिंग इंटीमेसी में दर्द होता है, और किसी भी दवाई में रिलीफ नहीं मिल रहा है, और इन्फेक्शन ड्यूरिंग पेशाब की जांच कराने में इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है और आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। तो इस बीमारी के कारण क्या है? बहुत सारी थ्योरी दी गई है, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें मुख्य कारण होता है कि ऑटोइम्यून डिसीज, मतलब आपकी बॉडी के जो पेशाबी थैली के अंदर जो चमड़ी है या स्किन है, उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन जाती है, तो उसको डिस्ट्रॉय, शरीर उसको कुछ डिस्ट्रॉय करता है। तो उसमें
स्किन में गैप आ जाता है, जैसे कि यूरिन में जो पोटेशियम होता है वो अंदर जाके थैली को तेज करता है, तो इससे दर्द होना शुरू हो जाता है, और जब भी पेशाब यूरिन में ब्लैडर में इकट्ठी होती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक कारण ये बताया गया। दूसरा कारण ये बताया गया कि इसमें कुछ खाने पीने से जो कुछ तत्व शरीर में जाते हैं जो कि ब्लैडर के अंदर की चमड़ी को डैमेज करते हैं, उससे भी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसलिए डाइट का इस बीमारी में बहुत मुख्य रोल है। तीसरा बोला गया है कि इसमें मास्ट सेल होती है, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, जो एलर्जी किसी को छींक, डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को किसी दवाई से एलर्जी होती है, बॉडी में रैसेस पड़ जाते हैं या छींक बहुत आती है, तो ऐसी पेशाब की थैली के अंदर जो चमड़ी है या स्किन में जो बनी जिस चीज से बनी होती है वो किसी न किसी एलर्जी के द्वारा डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो तीन मुख्य कारण बताए गए हैं कि इसी कारण से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अब इस बीमारी के बाद अब हमको ये लक्षण है और अपन डॉक्टर पास पहुंच गया और अपन ने यूरिन का टेस्ट करा लिया कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन मतलब इसका मतलब हमको इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम हो सकता है। तो इसको पता कैसे करें, डायग्नोज कैसे करें कि ये बीमारी मुझे है कि नहीं? तो इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई टेस्ट नहीं है दुनिया में बना जो कि इससे पता चले कि ये बीमारी आपको है कि नहीं। लेकिन जो आपकी ओवरऑल कंडीशन है, लक्षण है, और जो आपकी फिजिशियन आपके कुछ टेस्ट स्पेशल करता है जिससे कि अन्य बीमारी तो नहीं पता करने के लिए, उससे क्लियर होता है कि ये आपको बीमारी है कि नहीं। तो ये महिलाओं, मुख्यतः महिलाओं में होती है, मतलब अगर 3 महिलाओं को तो एक पुरुष को होती है, तो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन बीमारी है, बट मेल्स में भी होती है। तो और जैसे एज बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। एग्जामिन करने पे पेशेंट को कोई ऐसा एक्स्ट्रा फाइंडिंग हमको नहीं मिलती है, लेकिन अगर एग्जामिन करने में यदि मान लो उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई नस दब रही है या कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो एग्जामिनेशन ये रूल आउट करते हैं कहीं वो दूसरे कारण से दर्द तो नहीं हो रहा। तो ये जो डायग्नोसिस है, अदर सब कारण को निकालने के बाद जो डायग्नोसिस बनती है, जो कारण बनता है, वो अपन इसमें पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं। टेस्ट में मुख्यतः यूरिन का अपन रूटीन टेस्ट करते हैं, इसमें अपन को पल्स को चेक करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा अपन यूडीएस टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है ब्लैडर डैमेज तो नहीं हो रहा या कोई नस तो दब नहीं रही, इसके कारण से ब्लैडर में दर्द हो रहा है या ब्लैडर जल्दी जल्दी पेशाब करने के उत्तेजित हो रहा है। तीसरा टेस्ट होता है दूरबीन जांच करना, ये इसका सबसे मुख्य और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, दूरबीन से जांच करना। यदि आपको ये लक्षण 6 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं और दवाई देने से आराम नहीं पड़ रहा है आपके फिजिशियन के द्वारा, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्ट करो और उनको इंसिस्ट करो कि आप दूरबीन से एक बार जांच कर लें। कि दूरबीन जांच करने पे ही, और कई बार ऐसा पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं मेरे, कि जिन्हें दूरबीन जांच ऑलरेडी करा चुकी होती है लेकिन उसके बाद भी वो डायग्नोज नहीं हो पाता। इसको डायग्नोज करने के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट भी स्पेशली ट्रेंड होना चाहिए, जिसको पता चले कि ब्लैडर में ये लक्षण, इससे इस बीमारी के बारे में अपन जान सकते हैं। और अंतिम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ब्लैडर बायोप्सी, जब हम दूरबीन चेक करते हैं तो उसमें अगर लगता है कि इसके लक्षण है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके अंदर की चमड़ी की, उसको देख के यूरोलॉजिस्ट समझ जाता है कि हाँ भाई ये बीमारी इसको हो सकती है। उस केस में कुछ छोटे से चमड़ी के टुकड़े देते हैं जो जांच के लिए पैथोलॉजी जाते हैं, और उसकी जब रिपोर्ट आती है 4-5 दिन बाद, तब हम पक्की तौर पर कह सकते हैं कि हाँ इसको बीमारी है और इसको इलाज की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है कि जैसे इन्फेक्शन होता है अपन एक एंटीबायोटिक लिख दिया 4-5 दिन खाया वो ठीक हुआ है, ऐसा इसमें कोई ट्रीटमेंट स्पेशल नहीं किया है। ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है और इसमें मुख्यतः आपको लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। और पेशेंट की हिस्ट्री चूंकि बहुत लंबी होती है, किसी को 3 साल से, किसी को 4 साल से, किसी को 6 साल से, किसी को 20-20 साल से प्रॉब्लम होती है, तो मल्टीपल कोर्स ऑफ दवाइयाँ वो ले चुका होता है, उसके बाद रिलीफ नहीं मिलता है, इसलिए इस बीमारी को ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना, अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करना, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट चेंज करना, इससे इस बीमारी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो क्या खाएं क्या ना खाएं, तो मुख्यतः अपन को जो अवॉइड करना, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, मैं पेशेंट को जब भी जिस ऐसे पेशेंट को देखता हूँ तो उसको लिस्ट देता हूँ कि आपको ये चीज़ खाना, आपको ये चीज़ नहीं खाना है। तो मुख्यतः इसमें सिट्रस फ्रूट, मतलब संतरे, मौसमी, नींबू पानी, ये सब अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको स्पाइसी फूड, पैकेज फूड जो होते हैं, जो पैकेट में आते हैं या पुराने उसमें पैकेट ड्रिंक आते हैं, वो सब आपको अवॉइड करना है। आपको जो ये बहुत लंबी लिस्ट है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, हरी मिर्च की मात्रा इसमें ज़्यादा वो नहीं खाना है। मैदे का सामान लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब भी थोड़ा अवॉइड करना है। बहुत लंबी लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। लेकिन मुख्यतः इसमें क्या है कि अपन को इन्फ्लेशन डाइट पे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको आज दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और आपको बहुत तकलीफ, इससे वो एक्चुअली ये बीमारी, जैसे मैंने पहले बताया, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। तो जिन दिनों में आपकी बीमारी बहुत तेज दर्द हो रहा है और आप तकलीफ बहुत ज़्यादा, जिन दिनों आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एक लिस्ट बनाइए कि लास्ट डे आपने क्या खाया था। आपने 6 आइटम खाए थे, उन 6 आइटम को एक लिस्ट में लिख लीजिए और नेक्स्ट वीकली आप उसको एक करके स्टार्ट कीजिए। और जैसे आपने डाइट ए को खाया, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं, फिर नेक्स्ट आपने डाइट 2 ली, उससे कोई तकलीफ नहीं, अब थर्ड वीक में डाइट 3 ली, उससे आपको प्रॉब्लम बढ़ गई। इसका मतलब है डाइट 3 में जो कंटेंट था वो आपके लिए घातक है और आपकी बीमारी को बढ़ा रहा है, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करना पड़ेगा। इसको अपन एलिमिनेशन डाइट कहते हैं। तो एलिमिनेशन डाइट से आपको खुद से क्लियर आउट करना पड़ेगा कि किस चीज़ को आपको सूट कर रही है, कौन चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, उस हिसाब से आपको अपना डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। एक एक बार बता दिया कि ये खाना ये नहीं खाना, तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। और खुद से आपको मेहनत करके पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को सूट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। सेल्फ केयर
और स्ट्रेस अवॉइड करना भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि इस बीमारी का स्ट्रेस से डायरेक्ट संबंध है। पुरुषों में एक बीमारी और होती है इसको क्रोनिक प्रोस्टाइटिस कहते हैं, जो बहुत लंबे समय तक चलती है, उसमें भी सेम लक्षण लगभग सेम आते हैं। तो उसमें भी स्ट्रेस का इससे डायरेक्ट संबंध है। आजकल जो लाइफ स्टाइल लोगों की, उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जितना स्ट्रेस, जितना सोचोगे आप, जितना चिंता करोगे और जितना तकलीफ है, तो उतनी आपकी तकलीफ बढ़ेगी। और इस बीमारी को लेकर लोग क्या बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा, इतनी दवाई ले चुका हूँ, 1 महीने इलाज कराया, 2 महीने इलाज कराया, ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो उससे और इसका स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये बीमारी स्ट्रेस से डायरेक्ट संबंध है। जितना आप सोचोगे, जितना स्ट्रेस लोगे, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती आएगी। तो उसकी सेल्फ केयर, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर डाइट लीजिए। अब यदि अपन को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने से और डाइट को फॉलो करने से भी इलाज में अंतर नहीं पड़ रहा है, तो फिर अपन डॉक्टर को आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको दवाई चालू करेगा। दवाई मुक्त है इसमें। एक तो एस्टामिनोफेन होती है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है, जो कि इससे आपका इन्फ्लेमेशन या वहाँ पर जो जलन हो रही है या तकलीफ हो रही है वो थोड़ा ठीक होती है इससे। लेकिन इससे परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन इस दवाई से आपको थोड़ा तुरंत आराम पड़ जाएगा। दूसरा है अपन को एमिट्रिप्टिलिन नाम की दवाई है जो नर्व को हील करती है। तो एमिट्रिप्टिलिन जो है वो उसमें काफ़ी लाभकारी होती है, और इसको बहुत लंबे समय तक खाना पड़ता है और उससे आराम भी पड़ता है। मैंने जैसे बताया पहले बताया कि ये हमारी एलर्जी से ही बढ़ती है। तो एलर्जी को कम करने वाली दवाइयाँ जैसे कि हाइड्रोलाजीन है, वो आपको इसमें रिलीफ पैदा करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण दवाई जो है, जो कि लंबे समय तक खाना पड़ती होती है, वो है कॉम्फोरा। कॉम्फोरा नाम की दवाई आती है, इसको आपको फोराइसी या सिस्टोपेन नाम से मिलती है। इसमें इसमें खाने से आपको पेंटोसन सल्फेट इसके अंदर कंटेंट होता है। इससे अंदर की जो चमड़ी ब्लैडर की डैमेज हुई वो फिर से हील करती है, और उससे आपको तुरंत रिलीफ मिलता है। और ये दवाई की लंबे समय तक चलती है। तो इसको बस मुख्यतः क्या होता है कि लोग 1 महीने खाया, 1.5 महीने खाया, फिर छोड़ देते हैं कि भाई मैं तो बेटर हो गया। बट उसका दवाई फिर से पलट के आती है। इसलिए इस दवाई का कभी यदि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करा, तो डॉक्टर से नेक्स्ट मुलाकात के पहले आपको ये दवाई बंद नहीं करना, ना इसका डोज कम करना है। क्योंकि अपन जितना खा, जितनी बिल्डिंग हम बना रहे हैं उस दवाई के द्वारा, वो फिर से अपन उसका डोज कम करें, फिर से अपन उसको तोड़ देते हैं, फिर बनती है, फिर टूटती है, तो इससे दवाई भी काम करना बंद कर देती है। और ये दवाई के अलावा, इस दवाई के अलावा और कोई दवाई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इस बीमारी में नहीं है। तो इस दवाई के यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो रेगुलर लीजिए। और जितने अंतराल ये बताया, और मान लो आप डॉक्टर पास नहीं जा पा रहे हैं या डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो आप 10 दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए, लेकिन इसको बंद नहीं करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है। और रेगुलर लेते हैं। यदि आपने मेडिसिन ली है 6 मंथ तक या 8 मंथ तक, और आपको फिर भी आपकी कंडीशन सेम है और आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो आउट ऑफ 100% में ओनली 5% लोग को आवश्यकता पड़ती है सर्जरी की। सर्जरी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपन इसमें करते हैं। इसमें सबसे मुख्य सर्जरी होती है जब अपन ने इसका लेवल, जो तत्व है आपके शरीर में काम है, उसका लेवल अपन बढ़ा देते हैं, कम हो रहा है पेंटोसन सल्फेट से। तो उसके बाद ब्लैडर को फुलाते हैं दूरबीन के द्वारा। और एक उसमें एक मशीन होती है, इसको यूडीएस कहते हैं, वो साथ में चलती है, और पर्टिकुलर प्रेशर में उसको काफ़ी देर तक रखते हैं, जिससे कि वो पूरा जो अंदर की चमड़ी है पूरे से टूट गया और फिर से रीहील करे। तो उस वो हाइड्रो डिस्टेंसिंग इसका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रोल है, और इसमें ये लगभग लगभग इसमें इस बीमारी को क्योर कर देता है। लेकिन फिर भी आपको दवाई तो खानी ही पड़ेगी। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें इवन हाइड्रो डिस्टेंसिंग करने के बाद भी रिलीफ उसको 6 महीने फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे पेशेंट में जिसकी आपको इस हाइड्रो डिस्टेंसिंग रेगुलर 6 6 मिनट पे कई बार करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट बहुत रेयर होते हैं, बट करना पड़ता है। दूसरा मुख्य इसका इलाज है कि इसमें आपको एक आईसी थेरेपी कहलाती है। उसमें आपको कुछ तत्व का कुछ 4 5 तरह के तत्व जो लगता है अपने शरीर का में, जिससे प्रॉब्लम हो रही है, वो अपन पेशाब की थैली में ट्यूब के द्वारा डालते हैं, और उसको हफ्ते हफ्ते में लगभग 4 से 6 हफ्ते देते हैं। उससे भी इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तीसरा न्यूरो मॉड्यूलेशन है। न्यूरो मॉड्यूलेशन इसका मतलब ये है कि जो नर्व, कई बार वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन नर्व सिग्नल ले आती है, तो नर्व को सेट करने के लिए न्यूरो मॉड्यूलेशन नाम की ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत रेयरली आवश्यकता पड़ती है, मतलब 100 में लगभग 0.1% केस में। तो न्यूरो मॉड्यूलेशन से भी आपको 0.1% लोगों को फायदा होता है, जिनमें अन्य प्रॉब्लम, अन्य इलाज से ठीक नहीं होता है। जिनको इलाज करने के बाद भी फ्रिक्वेंसी, बार बार पेशाब जाने की क्षमता, कंट्रोल करने की क्षमता में कमी नहीं आती, उसमें बोटॉक्स इंजेक्शन आता है, जो कि ब्लैडर में लगता है। बोटॉक्स से 9 महीने से साल भर तक के लिए वो रिलैक्स भी आता है, और उससे आपको बार बार फ्रिक्वेंसी आना। और क्योंकि मेन प्रॉब्लम होता है आपकी लाइफ स्टाइल। यदि आपको हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे यूरिन जाना पड़ रहा है, तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट बैठना है आपको, या आपको किसी से मिलना है, और सडनली यूरिन लगा और वो आपके कपड़ों में निकल गई, तो इससे भी आपका बहुत जीवन प्रभावित होता है। उसको ठीक कर, जल्दी दवाइयों से आराम नहीं पड़ता, तो बोटॉक्स इंजेक्शन आप ब्लैडर में लगाते हैं, इससे इन लक्षणों में तुरंत आराम पड़ता है। तीसरा मेजर सर्जरी, इसमें लास्ट सर्जरी होती है वो ब्लैडर को निकालने की होती है, जो कि बहुत आज तक मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, बट बुक्स में लिखा है कि अगर इन सब चीज़ से भी नहीं ठीक होता है तो ब्लैडर को निकालने की आवश्यकता पड़ती है, उससे ही कंप्लीट रिलीफ पेशेंट को मिलता है। तो ये बहुत रेयरेस्ट चीज़ है, और जो बहुत अति हुई है तभी करना पड़ती है। लेकिन यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखेंगे, और डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के द्वारा बताए गए जितने
सजेशन को फॉलो रेगुलर करेंगे तो इस बीमारी से अपन जीत पाएंगे और इस बीमारी से अपन ठीक हो पाएंगे। आदो डिफिकल्ट होता है लेकिन 90% लोग को इससे रिलीफ मिल जाता है। तो यदि आपको 6 हफ्ते से ज़्यादा इस तरह के लक्षण है और 6 हफ्ते से ज़्यादा ट्रीटमेंट ले चुके हो, आराम नहीं पड़ रहा है, तो अपनी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, ये बीमारी आपको हो सकती है। थैंक यू, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। MKM हॉस्पिटल से जुड़े रहने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।